अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टॉपिक बेटा हम पढ़ेंगे आज लिम्फेटिक सिस्टम और उसके साथ इम्यूनिटी। याद रखिएगा लिम्फेटिक सिस्टम जो है हमारे पास ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ठीक है। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो तफसील से हम पढ़ चुके हैं बेटा, इसका फैसिलिटेटर होता है लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है। टिश्यू लेवल से फ्लूइड को पकड़ेगा ये, ठीक है। टिश्यू से फ्लूइड को पकड़ेगा और अल्टीमेटली कहाँ पर भेज देगा? ब्लड में भेज देगा, ठीक है। तो इसके कंपोनेंट देखिएगा। सबसे पहले लिम्फ हमारे पास यहाँ पर देखिएगा, ये हमारे पास सेल्स हैं, ठीक है। दीज आर द सेल्स, क्लस्टर ऑफ सेल्स, ठीक है। ये ब्लड कैपिलरी है, ठीक है। इन तो बेटा इन दोनों के दरमियान में मटेरियल का एक्सचेंज होना है। कुछ मटेरियल कैपिलरी से सेल के पास जाना है और कुछ सेल से कैपिलरीज के पास। बाकी जो बच जाएगा ना, वो मटेरियल बेटा किसने कैप्चर करने लेना है? बेटा ये लिम्फेटिक कैपिलरीज ने कैप्चर कर लेना है। तो यही इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, जब बेटा लिम्फेटिक कैपिलरीज में आ जाएगा तो उसे बेटा क्या कहेंगे? लिम्फ कहेंगे हम। इज़ दैट क्लियर स्टूडेंट? अब बेटा देखें, टोटल 20 लीटर जो है वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड बेटा यहाँ पर मौजूद था, ठीक है। 17 लीटर जो है वो किधर चला गया? ब्लड कैपिलरीज में चला गया। बाकी 3 लीटर का जो है वो ये सारे का सारा है, ठीक है। इसमें क्या क्या प्रेजेंट हो सकता है? इसकी केमिकल कॉम्पोजिशन देखिए। इसमें बेटा ऑक्सीजन हो सकती है गैसेस में से, ठीक है। वाटर प्रेजेंट हो सकता है, फूड प्रेजेंट हो सकती है, ठीक है। फूड के अलावा बेटा यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट हो सकती है। तो पहले नंबर पे बेटा आपको लिम्फ समझ आ गया होगा कि लिम्फ क्या है। तो लिम्फ बेटा लिम्फेटिक सिस्टम का सर्कुलेटरी फ्लूइड है और ये बेटा इंटरस्टिशियल फ्लूइड ही होता है जो लिम्फेटिक कैपिलरीज में आया होता है, ठीक है। लिम्फेटिक कैपिलरीज की करैक्टरिस्टिक्स देख लें आप तमाम बच्चे की। ब्लाइंड एंडेड कैपिलरीज होती हैं, इसमें सेलुलर स्पेसिस ज़्यादा होती हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिकल्स जो हैं वो एंटर हो सकें। इसकी एक एक्सक्लूसिव एग्जांपल लैक्टील है, ठीक है। लैक्टील आपने कहाँ पढ़ी? लैक्टील बेटा मैं आपको बताता हूँ, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का इलियम आपने पढ़ा था। इलियम में इस तरीके से प्रेजेंट थी विलाई, ठीक है। तो विलाई के बिल्कुल सेंटर में आपने पढ़ी थी ये लैक्टील, ठीक है। इस लैक्टील को सराउंड क्या कर रही थी? इसको बेटा सराउंड कर रही थी इस तरीके से ब्लड कैपिलरीज इसको सराउंड कर रही थी, ठीक है स्टूडेंट। तो ये दरमियान में जो लैक्टील है ये बेटा लार्जर फैटी एसिड को अब्जॉर्ब करती थी। तो दिस इज़ दी एग्जांपल ऑफ लिम्फेटिक कैपिलरीज। लिम्फेटिक कैपिलरीज बेटा जब आपस में मिलती हैं तो बेटा क्या बनाती हैं? लिम्फेटिक वेसल्स बनाती हैं। ये याद रखिएगा। यहाँ पर याद रखिए लिम्फेटिक नोड्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। इनको लिम्फ ग्लैंड्स भी कहा जाता है। राउंड मैसेज हैं ये लिम्फेटिक टिश्यूज़ के, और इनको बेटा ये बाउंडेड होते हैं थ्रू कैप्सूल, ठीक है। ये देखें एक डायग्राम, ये छोटी छोटी जो वेसल्स हैं जो कि एंटर हो रही हैं लिम्फेटिक नोड के अंदर, इनको हम एफरेंट लिम्फेटिक वेसल्स कहते हैं। यहाँ से ड्रेन हो रही है बेटा वो एफरेंट लिम्फेटिक वेसल है, और दरमियान में बेटा ये जो राउंड मैस है दिस इज़ दी लिम्फेटिक नोड, ठीक है। ये लिम्फेटिक नोड जो है स्टूडेंट याद रखिएगा इसका काम क्या है? इसका काम ये कि इसने बेटा फिल्ट्रेशन करवानी है, ठीक है। इसने क्या करवानी है? फिल्ट्रेशन ऑफ लिम्फ के अंदर पैथोजन हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। तो वो बेटा फिर किसने करवानी है? ये लिम्फेटिक नोड में। तो ब्लड की फिल्ट्रेशन कौन करवाता है? ब्लड में पैथोजेंस की फिल्ट्रेशन जो है वो स्प्लीन ने करवानी है, और ब्लड में से नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल की जो फिल्ट्रेशन है वो किडनी ने करवानी है। तो ये याद रखना, आपने स्टेटमेंट में देखना है कि वो फिल्ट्रेशन किसकी पूछ रहा है। पैथोजन की पूछेगा तो स्प्लीन, अगर नाइट्रोजनस वेस्ट की पूछेगा तो किडनी, और अगर वो लिम्फ के अंदर से पैथोजन की फिल्ट्रेशन की बात करे तो देन यू हैव टू डिस्कस अबाउट लिम्फेटिक नोड। ओके, लिम्फेटिक वेसल्स बेटा फिर आपस में जब मिलती हैं तो वो बनाती हैं बेटा थोरेसिक डक्ट, ठीक है। लिम्फेटिक डक्ट्स जो होती हैं वो उनके कॉम्बिनेशन से क्या बनती हैं? थोरेसिक डक्ट। थोरेसिक डक्ट दो होती हैं स्टूडेंट, एक राइट थोरेसिक डक्ट और दूसरी लेफ्ट थोरेसिक डक्ट। राइट थोरेसिक डक्ट जो है वो सब क्लेवियन वेन में ओपन होगी, और लेफ्ट जो है वो
लेफ्ट सब क्लेवियन, ठीक है, दो सब क्लेवियन वेन है, एक राइट और दूसरी लेफ्ट। एक एमसीक्यूज यहाँ पे देखें बेटा, ये मैं 4 ऑप्शंस दे रहा हूँ, इसमें लिम्फेटिक कैपिलरीज पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे नोड, फिर सब क्लेवियन वेन और लिम्फेटिक डक्ट, और ईटा में लिख लें नन ऑफ दैम। बट अब बताएं इनमें से विच वन ऑफ दैम इज़ नॉट द पार्ट ऑफ आवर लिम्फेटिक सिस्टम। पहले नंबर पे लिम्फेटिक कैपिलरीज है, फिर लिम्फेटिक नोड है, फिर सब क्लेवियन वेन, फिर लिम्फेटिक डक्ट, ठीक है, और ईटा में नन ऑफ दीज। तो बिल्कुल आप लोग सोच रहे होंगे नन ऑफ दीज, बिल्कुल ये आंसर गलत है, सब क्लेवियन वेन आंसर है बच्चों, ठीक है। सब क्लेवियन वेन इज़ नॉट द पार्ट ऑफ आवर lymphatic system, this is actually the part of our blood circulatory system, ठीक है। तो ये blood circulatory system की वेन है, ठीक हो गया स्टूडेंट। ये देखें आगाज़ में मैंने आपको क्या बताया हुआ, मैंने क्या कहा बेटा, टिश्यू से मटेरियल को पकड़ना है और अल्टीमेटली किधर भेजना है, ब्लड में, ठीक है। तो ब्लड में जो मटेरियल भेजा हमने, लिम्फ भेजा, तो वो कौन सी वेन में आ रहा है, वो बेटा सब क्लेवियन वेन में आ रहा है, ठीक हो गया स्टूडेंट। अब लिम्फाइड मैसिस की बात करें तो हमारी बॉडी के अंदर कुछ लिम्फाइड मैसिस हैं, लाइक स्प्लीन, थाइमस ग्लैंड, एडिनॉइड टॉन्सिल्स, ये आपने याद रखने हैं, ठीक है। लिम्फेटिक देखें स्टूडेंट, हमारे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड को मूव करवाने के लिए क्या मौजूद था, ब्लड को मूव करवाने के लिए, उसकी मूवमेंट के लिए बेटा हमारे पास पंपिंग ऑर्गन मौजूद था, ह्यूमन हार्ट, जो कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है। लेकिन लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ की मूवमेंट के लिए कोई सर्टन ऑर्गन प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। फिर वो कैसे मूव करता है बेटा, लिम्फ हमारे स्केलेटल मसल्स की वजह से, विजरल ऑर्गन्स की वजह से, रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो एयर मूवमेंट है उसकी वजह से, ठीक है, ये मूव कर रहा होता है। कुछ वेल्व प्रेजेंट होते हैं, उसकी वजह से भी हेल्प मिलती है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द लिम्फेटिक सिस्टम। अब बेटा हम लिम्फेटिक सिस्टम के बाद जो है वो इम्यूनिटी को स्टडी करने जा रहे हैं। देखें इम्यूनिटी क्या है। इम्यूनिटी को डिफ़ाइन करने के लिए सबसे पहले आप इसके 3 पोर्शन बेटा बनाएंगे। इम्यूनिटी की डेफिनेशन को मैं 3 हिस्सों में स्ट्रैटिफाई करता हूँ। सबसे पहला ये होता है कि रिकग्निशन बेटा करनी होती है, रिकग्निशन ऑफ एंटीजन, ठीक है, कि बॉडी के अंदर जो पैथोजन एंटर हुआ है वो कौन सा एंटर हुआ है, एंटीजन जो एंटर हुआ है वो कौन सा एंटर हुआ है। तो सबसे पहले रिकग्नाइज करना इम्यूनिटी का फंक्शन है। उसके बाद बेटा रिकग्निशन के बाद याद रखिएगा स्टिमुलेशन, हमारी बॉडी के डिफरेंट सेल हैं उनको स्टिमुलेट करना, और अल्टीमेटली बेटा किलिंग ऑफ दैट स्पेसिफिक पैथोजन, ठीक है, जो स्पेसिफिक पैथोजन एंटर हुआ है उसको किल करना। इन तीनों को मिलाएंगे तो फिर बेटा इम्यूनिटी कंप्लीट होता है। स्टूडेंट याद रखिएगा इम्यूनिटी और इम्यून सिस्टम में डिफरेंस है, देयर इज़ ए ह्यूज डिफरेंस बिटवीन दीज टू। इम्यूनिटी का हिस्सा होता है इम्यून सिस्टम, ठीक है, इम्यूनिटी का पार्ट एंड पार्सल है इम्यून सिस्टम। चलें इधर आए बेटा, ये देखिएगा इम्यूनिटी के 2 टाइप्स बेटा आपने याद रखनी है। पहले नंबर पे इन्नेट और दूसरी एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी बेटा तमाम ह्यूमन बीइंग में बाय बर्थ उनको मिलती है, नॉन स्पेसिफिक होती है। इसके 2 पोर्शन होते हैं, एक फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, ठीक है, और दूसरा बेटा सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है वो बैरियर्स पर मुश्तमिल है, और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस जो होती है वो बेटा फैगोसिटिक सेल्स पर मुश्तमिल होती है, ठीक है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में जो बैरियर्स हैं उनकी क्लासिफिकेशन करूँ तो बेटा 2 तरह के बैरियर्स हैं। पहला बैरियर बेटा फिज़िकल बैरियर है, दूसरा केमिकल बैरियर है। तो फिज़िकल बैरियर में बेटा स्किन आ जाती है, म्यूकस मेम्ब्रेन आ जाती है। म्यूकस मेम्ब्रेन हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक और रेस्पिरेटरी ट्रैक दोनों में प्रेजेंट है, ब्लड क्लॉट, नेल्स, बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। तो ये सारी क्या है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में बैरियर्स, और बैरियर में भी फिज़िकल बैरियर हैं। ये फिज़िकल बैरियर का मतलब ये फिज़िकल अपीयरेंसेस हैं जो कि पैथोजन को बॉडी के अंदर एंटर नहीं होने देंगी, और ये नॉन स्पेसिफिक होती हैं, यानी तमाम ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होंगी। केमिकली बैरियर्स जो हैं वो उनको डिफ्रेंशिएट किया हुआ हमने, लाइक HCl हमारे स्टमक में प्रोड्यूस होता है, ये भी पैथोजन को किल करता है। सीबम, स्लाइवा, टीयर, यूरिनरी pH, ठीक है, ये सारे केमिकल्स हैं जो कि पैथोजन को
किल कर रहे होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो है वो बैरियर्स पर मुश्तमिल थी। सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस जो है वो फैगोसिटिक सेल्स पर मुश्तमिल है। फैगोसिटिक सेल्स जो हैं वो मैं आपको बताता हूँ। फैगोसिटिक सेल्स दो तरह के हैं जो कि आप लोगों ने याद रखने हैं। एक बेटा न्यूट्रोफिल्स हैं और दूसरे मोनोसाइट्स हैं। ठीक है, न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स। याद रखिएगा, न्यूट्रोफिल्स वो वाले वाइट ब्लड सेल्स हैं जो डेफिनेटली आप जानते हैं कि ये ग्रैनुलोसाइट्स हैं। ठीक है, और इनके साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्स प्रेजेंट होता है न्यूट्रोफिल्स के। और न्यूट्रोफिल्स बेटा जब कभी पैथोजन बॉडी के अंदर आएगा ना, कोई भी पैथोजन आया तो न्यूट्रोफिल्स ने कोशिश करनी है कि उसे फैगोसाइटोज करके किल किया जाए। ठीक है, तो इनको हम माइक्रोफेजिस भी कहते हैं, यानी कि इन्होंने फैगोसाइटोसिस करनी है लेकिन इनका साइज जो है वो स्मॉलर होता है। दूसरे नंबर पे मोनोसाइट्स हैं बेटा। याद रखिएगा, मोनोसाइट्स जो हैं वो जब टिश्यूज़ के अंदर आते हैं तो ये बेटा लार्जर सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, उनको कहा जाता है मैक्रोफेजिस, मैक्रो। और जो भी पैथोजन न्यूट्रोफिल से बच गया वो अल्टीमेटली बेटा उनको किल कौन करेगा? मैक्रोफेजिस किल करेंगे। तो ये दोनों फैगोसिटिक सेल्स हैं, दोनों का बेटा आपको काम पता होना चाहिए। ओके स्टूडेंट, तो हमने इननेट इम्यूनिटी को यहाँ पर स्टडी कर। एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात करें तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी में बेटा हमारे बॉडी के अंदर जो लिम्फोसाइट्स हैं वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, लिम्फोसाइट दो तरह के होते हैं, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। तो आइए बेटा इन दोनों का रिस्पॉन्स मैं आप लोगों को बताऊं। जो तो टी लिम्फोसाइट्स है ना, इन्होंने बेटा सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स शो करना होता है। ठीक है, टी लिम्फोसाइट की ना 4 टाइप्स हैं। ठीक है, टी लिम्फोसाइट की 4 टाइप्स कौन कौन सी हैं बेटा? पहले नंबर पे देखिएगा, पहले नंबर पे साइटोटॉक्सिक टी सेल हैं। दूसरे नंबर पे बेटा टी हेल्पर सेल हैं, HIV जिन पर एक्ट करता है, इनको डिस्ट्रॉय करता है। तीसरे नंबर पे बेटा कंप्रेसर टी सेल हैं और फोर्थ पे मेमोरी टी सेल हैं। ठीक है, तो बेटा जब कभी पैथोजन आता है ना तो ये साइटोटॉक्सिक टी सेल खास तरह के केमिकल रिलीज करके उन पैथोजन को किल कर देते हैं। टी हेल्पर सेल इनकी फैसिलिटेटर हैं। ठीक है, और जब इन्फ्लेमेशन ख़त्म हो गई, पैथोजन को किल कर दिया, तो उसके बाद कंप्रेसर टी सेल्स आएंगे और टी सेल्स को कहेंगे भाई अपना काम इधर तुम रोक दो। ठीक है, इसीलिए कंप्रेसर इम्यूनिटी को कंप्रेस करेंगे जब ज़रूरत होगी। मेमोरी टी सेल बेटा पैथोजन को मेमोराइज करते हैं, फ्यूचर में होने वाली जो इन्फेक्शन है तो उनको ख़त्म करने में इनका बड़ा सिग्निफिकेंट रोल होता है। तो टी सेल्स जो होते हैं, टी लिम्फोसाइट जो हैं स्टूडेंट, ये बेटा पैथोजन को किल करेंगे, जिस प्रोसेस से करेंगे उसे सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स कहेंगे। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? अब आते हैं हम बी लिम्फोसाइट की तरफ। तो टी लिम्फोसाइट का समझ आया, तो अब हम पढ़ते हैं बी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट ने बेटा क्या करना है? इन्होंने प्रोड्यूस करना है प्लाज्मा क्लोन सेल। क्या प्रोड्यूस करना है? प्लाज्मा क्लोन सेल। प्लाज्मा क्लोन सेल्स बेटा याद रखिएगा, ये बड़ी ह्यूज अमाउंट में विद इन नो टाइम मिलियंस ऑफ एंटीबॉडीज़ ब्लड में प्रोड्यूस करते हैं प्लाज्मा क्लोन सेल। और वो एंटीबॉडीज़ ने पैथोजन को किल करना है, जिस मेथड से किल करना है वो मैं अभी बताता हूँ, और जो रिस्पॉन्स वो शो करेंगे उसे सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स कहेंगे। ठीक है बेटा, टी लिम्फोसाइट का लिख लें सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स, ये टी सेल का लिखें, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है, टी सेल का लिखें सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स, और बी सेल का लिखें ह्यूमोरल रिस्पॉन्स। ठीक है, ये सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स इधर नहीं है, इसे कह सकते हो आप एंटीबॉडी मीडिएटेड रिस्पॉन्स रादर सेल मीडिएटेड। ठीक हो गया, तो बी सेल की वजह से पैथोजन को किल तो करना है एंटीबॉडीज़ की मदद से बी लिम्फोसाइट ने, लेकिन इस रिस्पॉन्स का नाम बेटा सेल मीडिएटेड नहीं, ह्यूमोरल रिस्पॉन्स या एंटीबॉडी मीडिएटेड रिस्पॉन्स होगा। तो आई होप सो कि बातें आपको क्लियर होंगी। टी सेल ने सेल मीडिएटेड और बी सेल ने बेटा ह्यूमोरल रिस्पॉन्स परफॉर्म करना। अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है वो फर्दर 2 तरह की है, एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी। अगर तो बॉडी के अंदर डायरेक्ट एंटीजन एंटर हुआ है और उसको किल किया जा रहा है तो वो एक्टिव इम्यूनिटी होगी। अगर बॉडी के अंदर एंटीबॉडी एंटर होकर पैथोजन को किल कर रही है तो वो क्या कहलाएगी? एंड पैसिव इम्यूनिटी कहलाएगी। एक्टिव इम्यूनिटी लॉन्ग टर्म होती है, स्लो रिस्पॉन्स होता है, और पैसिव इम्यूनिटी शॉर्ट टर्म लेकिन फास्ट रिस्पॉन्स होता है, क्योंकि डायरेक्टली एंटीबॉडीज एंटर हो रही होती हैं। पर बच्चे याद रखिए कि इनकी फिर फर्दर 2 टाइप्स हैं, एक नेचुरल
एक्टिव इम्यूनिटी और फिर आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। इसी तरीके से पैसिव की भी दो बेटा, नेचुरल और आर्टिफिशियल पैसिव। इनकी एग्जांपल्स बेटा सुनिएगा प्यारे बेटा। जो जर्नल इन्फेक्शंस हमें होती हैं तो उसमें क्या होता है, एक नेचुरल पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर हुआ होता है, उसको किल किया जाए। अब किसी भी इम्यूनिटी के कोई भी प्रोसेस, चाहे वो सेल मीडिएटेड है या ह्यूमरल रिस्पॉन्स है, उसको इस्तेमाल करके उसको किल किया जाए तो बेटा वो क्या कहलाएगा, एक्टिव इम्यूनिटी तो कहलाएगी, लेकिन वो नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी कहलाएगी। इज़ दैट क्लियर स्टूडेंट? फिर दूसरा आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी में ये है कि अगर हम आर्टिफिशियल एंटीजन बनाए हो, तो आर्टिफिशियल एंटीजन बेटा सबसे पहले किसने बनाए थे, अगर आपको याद हो, लुइस पास्चर और फिर उसके बाद एडवर्ड जीनर ने जब वैक्सीनेशन इंट्रोड्यूस करवाई थी। तो बेटा ये वैक्सीनेशन प्रोसेस जो है ये इसमें होते एंटीजन ही है, लेकिन वो आर्टिफिशियल होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, एक्टिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी कहते हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट? पैसिव की तरफ आए तो पैसिव में बेटा याद क्या रखना था आपने, बॉडी में एंटीबॉडीज आती हैं। तो पैसिव इम्यूनिटी बेटा दो तरह की हो सकती है, एक नेचुरल और दूसरी आर्टिफिशियल। नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी में बेटा नेचुरल एंटीबॉडी होंगी और आर्टिफिशियल में आर्टिफिशियल एंटीबॉडीज। एग्जांपल दे देता हूँ मैं आप लोगों को बेटा। बर्थ से पहले और बर्थ के बाद, बेबी की बर्थ से पहले बेटा क्या होता है कि प्लेसेंटा के थ्रू जो है वो चाइल्ड अपनी मदर से ब्लड ले रहा होता है, फूड ले रहा होता है, तो वो ब्लड की जब ट्रांसमिशन हो रही होती है ना, तब बेटा उसको नेचुरल एंटीबॉडीज़ मिलती हैं बेबी को, तो वो नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी की एग्जांपल हो गई। बर्थ के बाद बेबी जो फर्स्ट फीड करता है, तो वो जो फर्स्ट फीड होती है उसे क्लस्ट्रम कहते हैं। ठीक है, उस क्लस्ट्रम के अंदर बल्क ऑफ नेचुरल एंटीबॉडीज़ होती हैं, दैट इज़ आल्सो द एग्जांपल ऑफ नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव में आर्टिफिशियल बात कर लें अगर हम, तो बेटा आर्टिफिशियल एंटीबॉडीज़ हम बनाते हैं जब हम एंटीवेनम बनाते हैं। ठीक है, एंटीवेनम के अंदर बेटा हमारे पास एंटीबॉडीज़ होती हैं जो हमने खुद से बनाई होती हैं। अगर कोई स्नेक बाइट कर ले, ठीक है, या कोई टॉक्सिक सब्सटेंस जो है वो, कोई पैथोजन या इंसेक्ट जो है वो बाइट करे, तो उसके लिए हमने एंटीवेनम खुद से बनाए हुए हैं। ठीक है, उसके अंदर एंटीबॉडीज़ हैं जो कि हमने खुद से लैब में आर्टिफिशियली बनाई हैं। ठीक है, तो दिस विल बी द एग्जांपल ऑफ पैसिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। बेटा दिस इज़ ऑल अबाउट आवर lecture।